दूर तक। तो खरीदो बेचो में लगोगे तो यानी बिक जाएंगे हम। अगर रखने के साथ उसकी क्वालिटी नज़र आपको आ जाए तो आगे जाकर चमक जाओ। पिछले 3 महीने में अडानी ग्रुप का हाल देख लो आप। पिछले 3 महीने में अगर हमें लग रहा है कि युद्ध बाजार को तोड़ रहा है, तो पिछले 3 महीने में प्रवेश किया था शांति वार्ता के दौरान। जब शांति वार्ता के दौरान हो रहा है तो अमेरिका को क्या जरूरत है उधर ड्रोन भेजने की। समझो बाजार के अंदर युद्ध की आ रही है, तो फिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए फिर से हमला कर दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की, बात करेंगे जुपिटर वैगन और टैक्समेको रेल के बारे में उन्हें क्या उम्मीद हो रही है उसके बारे में समझेंगे। और बात करेंगे कि सुजलोन एनर्जी को 1.3 गीगावाट की परियोजना पूरा करने के लिए 6 महीने का जो समय दिया है, इस तरह की एक न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को पूरी तरीके से हम खंगाल कर चलेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी, है ना। और कल भी मैंने आपको बताया था कि सुजलोन एनर्जी का जो रिजल्ट है बहुत काबिल तारीफ है, पर वो स्थितियां शेयर बाजार में देखना वो हमारे लिए काबिल तारीफ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत रीज़न होते हैं जिससे एक तरफ देखो, अगर बाजार के अंदर सेल बढ़ना एक बहुत अच्छा काम होता है तो सेल तो सुजलोन बढ़ा ही रहा है, सेल तो सुजलोन बढ़ा ही रहा है ना। और जब सुजलोन ने 82 के टारगेट लगाए थे तो क्या उस वक्त इसकी ये सेल थी या इससे कम थी? क्या उस वक्त कंपनी की 5000 करोड़ से ज़्यादा की सेल थी या बहुत कम थी जब इसने 82 के टारगेट लगाए थे? तो उस वक्त काम के साथ साथ न्यूज बेस वो हाई लगे थे। और अगर आज हम काम देखें तो अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर सेल के हिसाब से सुजलोन एनर्जी भागता है तो फिर आज ये शेयर 150 में होता, समझे। तो बहुत तरीके होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अभी हाल ही के लिए हम बहुत बेहतर या बेकार बिल्कुल नहीं समझ सकते। कल रिजल्ट की एनालाइज की थी, उससे समझना था कि रिजल्ट अच्छा है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि विंड टरबाइन में अकेला सुजलोन नहीं है, विंड टरबाइन में बहुत सी कंपनियां हैं, सब आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे हम युद्ध की। तो सर युद्ध की स्थितियां मैं आपको पहले बताकर चलाऊं, जब जब ये युद्ध के न्यूज़ आएगी कहीं ना कहीं बाजार में उतार चढ़ाव रहेंगे। ईरान और अमेरिका अभी 2-4 दिन से इस तरीके की न्यूज़ डाल रहे थे, दे रहे थे, न्यूज़ में आ रही थी कि अब युद्ध पे समझौते हो जाएंगे। इसकी वजह से कल आपको बाजार के अंदर इतनी तेज बढ़त देखने को मिली कि सबने सोचा अब तो रात को बस डिक्लेयर होने वाला है कि कहीं ना कहीं अब युद्ध रुक जाएगा। जब 2-4 दिन से पॉजिटिव न्यूज़ बाजार के अंदर युद्ध की आ रही है, तो फिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए फिर से हमला कर दिया। जब आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे वार्ता शांति की चीज़ें निकल कर आएगी और उससे युद्ध रुक जाएगा और उससे बाजारों के अंदर तेजी आएगी, तो फिर अचानक से मूड जो है चेंज क्यों हो रहा है? थोड़ा सा पीछे ले जाऊं ना, अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी अमेरिका के द्वारा। क्या थी वो? अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनके हिसाब किताब है, 3700 ट्रेड कर डाले 3 महीने के अंदर। यानी कि एक दिन में अगर हम देखें तो खरीद बेच करीब 40 ट्रेड से ज़्यादा हो रहा है। और 3700 ट्रेड करना, और उसमें वो भी लिखा था कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे उसके द्वारा वो चीज़ें हो रही थी। तो समझ रहे अभी क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट से बड़े लोग फ़ायदा ले रहे हैं और स्टेटमेंट से हम जैसे आप टेंशन के ले रहे हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर युद्ध का भय इतना है ना, वो तो गिरा था जो भी है। पिछले 3 महीने में अडानी ग्रुप का हाल देख लो आप। पिछले 3 महीने में अगर हमें लग रहा है कि युद्ध बाजार को तोड़ रहा है, तो पिछले 3 महीने में अडानी ग्रुप के शेयर बढ़त के साथ हैं। चाहे आप अडानी ग्रीन एनर्जी देख लें, चाहे आप अडानी टोटल गैसी देख लें, चाहे आप अडानी इंटरप्राइजेस देख लें,
चाहे आप इनकी और एक दो कंपनी देख लें, एक दो कंपनी ज़्यादा सारे नहीं, एक दो देख लें, तो सब बढ़त के साथ है। चाहे आप NLC देख लें, चाहे आप भेल देख लें, कि अगर बाजार में युद्ध इतना गंभीर है तो कुछ शेयर उस युद्ध को हटाकर अपने ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। भेल देख लो आप, NLC इंडिया देख लेना, अडानी ग्रीन एनर्जी देख लेना, अडानी इंटरप्राइजेस देख लेना, इनके 3 महीने का चार्ट देख लो, सारे बढ़त की तरफ हैं। और मैंने आपको कहा है कि फोकस कीजिए न्यूज़ को समझने में, फोकस कीजिए कंपनी को समझने में, और फोकस कीजिए ग्रुप को समझने में। ये युद्ध जो है आता जाता रहेगा, अपनी होल्डिंग को आपको बचाना है। किस तरीके से आप आगे की दिशा देख सकते हैं, ये युद्ध ये कहला रहा है। तो यहाँ इनका कुछ नहीं पता, डोनाल्ड चाचा का कुछ नहीं पता कल को क्या स्टेटमेंट आज। भाई जब शांति चीजें हो रही हैं तो फिर आप चीजें क्यों कर रहे हैं? शांति वार्ता के दौरान तनाव बढ़ने पर अमेरिका ड्रोन को मार गिराया गया, ईरान की तरफ से न्यूज आ रही है। ईरान के इस्लामिक जो गार्ड कोर का कहना है कि उसके एक अमेरिका रीपर ड्रोन को मार गिरा, जिसने शांति वार्ता के दौरान बढ़ते तनाव के बीच उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। शांति वार्ता के दौरान, जब शांति वार्ता के दौरान हो रहा है तो अमेरिका को क्या जरूरत है उधर ड्रोन भेजने की? समझो बाजार उठक बैठक होता है इससे। कल जो तेजी आ गई ना, आज वो तेजी ये खा गई। अमेरिका सेना ने दक्षिण ईरान में मिसाइल परीक्षण स्थलों पर बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों पर हमला किया, जिसे अमेरिका सेना प्रवक्ता ने आत्मरक्षा हमला बताए। अमेरिका सेना बताए हमने हमारी आत्मरक्षा थी ये जो हमने हमले किए हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में विस्फोट की खबरें दी थी। तो भैया जब आप दो युद्ध करने वाले लोग जब शांति वार्ता की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक ड्रोन क्यों जा रहा है? हमले आत्मरक्षक क्यों कर रहे हो जब आप शांति की तरफ हो? सोचो, यहाँ बहुत बाजार चल रहा है इससे। दिल पे मत लगाओ इस युद्ध को, दिल पे लगाने वाले युद्ध नहीं है ये। आप अपने भारत की प्रगति देखो, इसकी वजह से टेंशन ले रहे हो आप। कल एक बंदा 20-20 वीडियो बना रहा है, कल ऐसी तेजी आएगी, कल वैसी तेजी आएगी, कल गिरेगा, कल उठेगा, कल भैया ये तो पागल कर देंगे हमें ऐसे वीडियो। अगर आपको सुजलोन समझना है तो साइकोलॉजी समझो, उसकी पिक्चर समझो, उसके कार्य समझो। अगर भेल समझना है तो वो सारे कार्य मैं आपको बहुत पहले बता कर गया हूँ। NLC के भी मैं कार्य आपको बता कर गया हूँ, और अडानी ग्रुप को तो मैं अलग तरीके से आपको बता कर गया हूँ। समझने वाले समझ रहे हैं, ये आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर क्या चीज़ है। एक सेना प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए आक्रमण का जवाब कहीं अधिक गंभीर प्रतिक्रिया से दिया जाएगा, जो हाल ही में दक्षिण ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद क्षेत्र से परे तक फैली। तो ईरान कह रहा, ये तो ऐसा लग रहा है फिर से युद्ध होने की स्थिति है। अच्छा, दूसरा आप एक चीज़ और समझो, अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले का सीधा प्रसारण। ईरान का कहना है कि जमे हुए फंडों की रिहाई शांति समझौते में आखिरी अड़चन है। जमा हुआ फ्रोजन फंड कौन सा है ये? तो जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका की तरफ से आर्थिक पाबंदी लगा दी गई थी ईरान पर। ईरान ने अपना तेल बाहर बेचा था, वो पैसा वर्ल्ड बैंकों के द्वारा, विश्व के जो बैंकों द्वारा वो ईरान के खाते पर आता था। जब ये युद्ध हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक पाबंदी लगा दी, आर्थिक रोक लगा दी कि कोई भी ईरान को पैसा ना भेजे। तो उसका करीब करीब अगर हम देखें तो 24 अरब डॉलर जो है बैंकों में फंसा है। तो ईरान कह रहा है कि ये मुख्य अड़चन है, इसे आप सुलझा दो, हमारा पैसा वापस कर दो। कोई अमेरिका का पैसा नहीं है वो, या अमेरिका ने ईरान का रोक लिया। अमेरिका ने तो ईरान के बेचे हुए पैसों, जो तेल था उसका जो पैसा बैंकों द्वारा वापस आ रहा था, वो फ्रीज कर रखा है इसको, समझ रहे? तो वो कह रहे मुख्य अड़चन है, ईरान कह रहे इसे रिलीज कर दो। इधर ये चीज़ आ रही है, उधर हमले हो रहे हैं। अब आप किस चीज़ को देखो, जब हमले हो रहे हैं, जब हमले हो गए हैं अभी दो ये ड्रोन वाले या ये वाले, तो फिर ये बात क्यों हो रही है कि वो जो हमारा पैसा रुका वो भी दे दो। पहले हमले निपटा लो, फिर पहले ये सब आपके मेरे लिए युद्ध है, ये आप समझ कर चल लेना, ये आप आज समझ लो। और अगर जिस दिन आप ये चीज़ें समझ गए, साइकोलॉजी युद्ध शुरू में हो रहे थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से चीज़ें हो रही हैं। कल को अगर रात को बोल दें कल युद्ध रुकेगा, बाजार भाग जाएगा। इतना नहीं भागेगा बाजार। युद्ध रुक भी गया ना तो आप एक बार
कुछ एनालाइज कर लो, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयरों को देख लो। वो इन 3 महीनों में गिरे तो हैं, पर इन तीनों में जितने गिरे उससे ऊपर भाग गए हैं वो। और आप सोच रहे हो कि सारे आप वोडाफोन आइडिया को लगा कर बैठ जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा। वोडाफोन का मतलब ही नहीं है युद्ध से, वोडाफोन का मतलब ही नहीं है युद्ध से। आप उसे देख रहे हो कि युद्ध रुक जाएगा तो वोडाफोन आइडिया 70 भाग जाएगा, 50 भाग जाएगा, 30 भाग जाएगा, 20 भाग, मतलब ही नहीं है उसका तो कार्य से मतलब है। तो युद्ध अगर रुक भी जाए तो 1-2 दिन की आपको तेजी देखने को मिल सकती है, फिर वो मामले ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बढ़त करनी थी उन कंपनियों ने कर ली, पर ये कोई आपको बताएगा नहीं, आपको उलझाएंगे युद्ध रुकने में। भैया आप अपने काम पर ध्यान दो। अडानी ग्रीन एनर्जी ने विश्व की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज प्रणाली का शुभारंभ किया। क्या चीज है कि अडानी की ये जो बैटरी स्टोरेज क्षमता है इतनी फोकस में आ रही है? चीन के बाद दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसने BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो सर क्या है कि जब BESS की जरूरत कब पड़ती है? तो सर क्या है कि अगर हम नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका स्टोरेज भी तो होना चाहिए। उसके लिए BESS एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो सर मैं आपको बता दूं, अगर नवकरणीय ऊर्जा पंख फैला रहा है तो जो कंपनी BESS पर वर्क कर रही है और अडानी ग्रीन तो दोनों में वर्क कर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो सर दिन भर जितनी भी बिजली बन रही है वो उसकी इसमें स्टोरेज हो रही है, और स्टोरेज होने के बाद वो रात को जब कम सोलर नहीं चलता तो फिर पवन चलता रहता है, तो वो घरों में बिजली भेजने के लिए BESS जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अगर बिजली बन रही है नवकरणीय ऊर्जा से तो वो स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो वो उसका शुभारंभ करे जो विश्व में सबसे बड़ा हो गया, पर चीन के दूसरा बाद। तो चीन के बाद इसने अपने चीज़ों को बेस्ट कर लिया, और ये कहाँ है? खावड़ा में, जहाँ 2030 तक के लक्ष्य 30 गीगावाट तक के इनके बिजली उत्पन्न करने के हैं। तो वहां पर ये चीजें हो चुकी हैं, ये आप समझ कर चलना। दूसरा अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो इसकी क्षमता है अब कितनी हो गई है? 3.37 गीगावाट हो गया बैटरी स्टोरेज क्षमता, 3.37 गीगावाट हो गई है। और ये जो है कमीशन यानी कि इसका व्यापार शुरू भी हो गया। इससे पहले कंपनी की 1.37 गीगावाट थी, अब 2 गीगावाट की और बढ़ाई है, टोटल अब 3.37 गीगावाट हो गई है, जो इससे पहले मार्च 2026 में 1.37 गीगावाट थी। तो इसे इसने और बढ़ाया है। चीन के बाहर ये दूसरी ऐसी लोकेशन पे है जहां एक ही लोकेशन के अंदर यानी एक ही जगह से ये इसने अपनी बैटरी स्टोरेज क्षमता को बनाया है। बिजली उत्पन्न करने के बाद जो स्टोरेज होती है उसे BESS कहते हैं, ये आप समझ कर चलना। और अगर आप 3.37 को बहुत कम बैटरी स्टोरेज क्षमता समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये 10 लाख घरों को बिजली देने के लिए, पूरे दिन के लिए बिजली देने के लिए सक्षम होती है, इतनी सी 3.37। और दूसरा अगर हम देखें तो अकेले चंडीगढ़ और इंदौर जैसे बड़े शहरों में या फिर पूरे गोवा में बिजली देने के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो ये आप समझ कर चल सकते, इतनी क्षमता होती है ये। दूसरा अगर अब इसने क्या खाका बताया कि वित्त वर्ष 2027 तक करीब 10 गीगावाट तक के कर लेगा, जो 3.37 गीगावाट है। और अगले 5 साल में कितना कर लेगा? 50 गीगावाट कर लेगा। और वो किस लिए? जो 30 गीगावाट की जो बिजली बनेगी जो खावड़ा में बन रही है उसके लिए पूर्णतः 50 गीगावाट के लिए क्षमता के साथ आगे बढ़ा। तो सारी चीज़ खावड़ा में हो रही है। 30 गीगावाट की बिजली वहाँ बनाएंगे, उसे स्टोरेज करने के लिए 50 गीगावाट की बैटरी क्षमता के ऊपर एक वर्क कर रहा है, जिसने अभी 3.37 बिजली बैटरी स्टोरेज क्षमता बनाई है। और अभी खावड़ा से कितनी परियोजना स्टार्ट हो गई? 9.9 गीगावाट तक की हो गई, और करनी कितनी है? 30 गीगावाट। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो भैया ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे आपको समझना है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने झंडे गाड़ दिए हैं। भारतीय रेलवे से 40,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीतने के लिए 2 कंपनी ने कमर कस ली। एक न्यूज़ निकल कर आई कि भारतीय रेलवे से 40,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबरों के बीच टीडागढ़ और जुपिटर और टैक्समेको रेल जैसी कंपनियों के, ये वैगन के ऊपर वर्क करती हैं, जुपिटर वैगन और टैक्समेको रेल जो है अच्छा खासा रेलवे के लिए वैगन बनाता है। और 40,000 रुपए की एक परियोजना भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली जा रही है, जिसके अंदर 1 लाख वैगन बनाने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो उसके लिए विश्लेषक सोच रहे हैं
कि जब जुपिटर वैगन और टैक्समेको रेल वैगन बनाने के लिए अच्छे खासे कंपनियां हैं तो ये परियोजना इनको मिल सकती है। तो ये एक विश्लेषकों की नज़र पर है, क्योंकि ये पहले भी कंपनियां सरकार के लिए वर्क कर रही हैं, इसमें टीडा ग्रुप भी है। तो आपको देखना कि मुख्य तौर पर जो कंपनियां वर्क करें कुछ तो इन्हें चीज़ें मिलेगी। अब 40,000 करोड़ की तो नहीं मिल सकती, पर एक नाम आ गया इन दोनों का। इससे आपको समझना है कि ये फ्यूचर की चीज़ें हो चुकी हैं। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था जुपिटर वैगन जो है सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रह सकती। इसने एक चीज़ बताई थी, कौन सी, जो आज अडानी ग्रीन एनर्जी ने करी, BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसके ऊपर भी जुपिटर वैगन का दिमाग है। उसको वो कार्य करेगी, उसे उसने एक हस्ताक्षर भी कर दिए अभी हाल ही में, इसमें घोषणा भी की थी बीच में। आज एक न्यूज़ और निकल कर आई। तो रेलवे के लिए वैगन तो बनाने के लिए वर्क करती है जुपिटर वैगन, और एक इसने BESS जो मैंने आपको बैटरी स्टोरेज क्षमता बताई थी उसके लिए भी इसने चीज़ें की है। तो क्या वो न्यूज़ है? जुपिटर वैगन इसकी सहायक कंपनी ने BESS के साथ 110 मेगावाट घंटे के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखो सर, अभी हाल ही में बताया था कि हम इस तरफ बढ़ेंगे, रेलवे के साथ साथ BESS की तरफ बढ़ेंगे, और आज ये न्यूज़ भी आ गई है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। तो लोग देख रहे हैं कि जुपिटर वैगन और टैक्समेको रेल को ये जो 40,000 करोड़ रुपए की भारतीय रेलवे के लिए वैगन बनाने की चीज़ें हैं, इनको मिल सकती है। इतनी सी एक ये छोटी सी चीज़ है, और ये क्या होगा फिर इनकी ऑर्डर बुक को बढ़ाएगी अगर ये चीज़ें होती हैं। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। सुजलोन एनर्जी का कल रिजल्ट आया। रिजल्ट के अंदर कुछ न्यूज़ में ऐसा लगा कि भैया इसने करीब 6% का प्रॉफिट कम कर दिया। पर साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया कि कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल को 5,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। ये भी मैंने आपको समझाया। और ये मैंने आपको ये भी समझाया, जहां कंपनी पहले 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अब वो 1100 करोड़ तक के उसको ले आई, करीब बता रहा हूँ। तो हमारे लिए वो एक स्थितियाँ पॉजिटिव थी। पर मैंने आपको एक अलग विश्लेषण करके भी वहाँ पर दिखाया था कि आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके आगे के कार्य के लिए दूर का इसको घोड़ा समझना चाहिए। लक्ष्य सबके 2030 तक हैं। वहीं आपको पता लगेगा कि जो 2030 के लक्ष्य हैं, जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के, वहाँ सोलर, पवन और जल विद्युत के अंदर कौन कौन सी कंपनी टक्कर देगी। तो आपको एक रूपरेखा बनानी है दूर तक। तो खरीदो बेचो में लगोगे तो यानी बिक जाएंगे हम। अगर रखने के साथ उसकी क्वालिटी नज़र आपको आ जाए तो आगे जाकर चमक जाओगे आप। ये आप समझकर चलना। क्या न्यूज़ है? सुजलोन को अगले 6 महीनों में आंध्र प्रदेश में 1.3 गीगावाट पवन ऊर्जा के अधिकारों से लाभ मिलने की उम्मीद है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, ये 1.3 गीगावाट की जो आंध्र प्रदेश से इसको प्रोजेक्ट मिलने की चीज़, इसको मोनेटाइजेशन कराएगा। ये कोई हाल ही की इसकी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये 2015 की एक न्यूज़ है, जहां पर सुजलोन एनर्जी को 2015 सुजलोन एनर्जी को 2.1 गीगावाट के लिए परियोजना के लिए, पवन ऊर्जा की परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इसके साथ समझौते हुए थे। अब उस समझौते के साथ अगर आप देखें तो वहां पर सुजलोन एनर्जी को वहां पर इस काम के लिए जोड़ा गया था। अब इसके अंदर शेष 1.3 गीगावाट की क्षमता बची है। तो अब इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो न्यूज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। उससे आपको समझ में आएगा। क्या समझेगा? जो ये प्रोजेक्ट थे 1.3 गीगावाट जो बचे हुए हैं, जो सुजलोन के ही हैं, वो उसके लिए सरकार ने 2 साल की अवधि और बढ़ा दी थी। अब 2 साल की अवधि और बढ़ा दी थी तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सुजलोन को समय मिल गया। अब समय मिलने के साथ कंपनी अपने 1325 मेगावाट की जो आंध्र प्रदेश सरकार की परियोजना है, जो 2.1 गीगावाट से बची है, वो सुजलोन उसको कार्य करने के लिए बेहतर हो जाएगा और ये सुजलोन की एक ऑर्डर बुक में जोड़ देगा। अब इसके लिए आप एक चीज़ को समझो, यहाँ पर एक चीज़ कही गई है, अगले 6 महीनों में आंध्र प्रदेश में 1.3 गीगावाट पवन ऊर्जा के अधिकारों से लाभ मिलने, यानी कि अब ये 6 महीनों के भीतर इसको ये 1300 मेगावाट परियोजना के विकास अधिकारों के सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। 2 साल के लिए इसे बढ़ा दिया, पर समझो ये 1300 मेगावाट 6 महीने के अंदर आपको पता लगेगा कि इससे सुजलोन को ये परियोजना कितने कब तक के इसको मिल जाएगी। तो 6 महीने बाद आपको ये पता लगेगा इसके अंदर, ये आप समझ कर चले। और 1.3 गीगावाट क्षमता सुजलोन की पहले से ही मजबूत ऑर्डर बुक को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये फ्यूचर की न्यूज़ हो गई है ये परियोजना सुजलोन की। पर 6 महीने के अंदर आपको देखना है कि ये किस तरीके से सुजलोन को मिलती है और किस तरीके से सुजलोन इसको वर्क करता है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। अगले 6 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट अगर सुजलोन को करने के लिए अनुमति तो ही पहले से, मतलब पूरी तरीके से चीज़ें हो जाएं
तो कहीं ना कहीं इसकी ऑर्डर बुक को अच्छा कर सकती है। तो ये वो न्यूज़ है, ये फ्यूचर की न्यूज़ है। अगर आपको सुजलोन में फ्यूचर दिख रहा है तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको देखते देखते जाना है। और अगर आपको 2030 के लक्ष्य दिख रहे हैं तो वो आपको भी समझ कर चलने हैं। हाल ही में उतार चढ़ाव हर एक चीज़ों में हो सकते हैं, तो ये आप समझ कर चलें। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।